हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जहां पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या सर, कहां से ये वर्ड बेसिकली डिराइव्ड हुआ। ये जानने से पहले कहीं ना कहीं हमें यह समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो वर्ड कहां से आया। क्यों? क्योंकि सर जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो जनरली ओरिजिनेट कहां से हुआ और इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, तो आज की ये जो क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है और क्या पढ़ना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम दो चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, और दूसरा चीज हम लोग समझेंगे दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्यों है, ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग अलग क्यों पढ़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है 1930 से पहले, राइट, क्योंकि 1930 में आया था ग्रेट डिप्रेशन, 1930 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। यानी कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करता था और उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर ही हम लोग क्या कर दिया करते थे, मैक्रो को भी समझ लिया करते थे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट मैटर निकल कर आया 1930 के डिप्रेशन के बाद, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या था, आइए सबसे पहले रीजन समझना, फिर स्टार्ट करेंगे और फिर समझेंगे भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है बेटा इंडिविजुअल्स के साथ। किसकी बात करता है? एक छोटे लेवल पर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेगा, और बात करेगा अल्टीमेटली किसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में और प्रोड्यूसर्स के बारे में। अगर कंज्यूमर की मैं बात करता हूं तो कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वो जिस भी चीज को कंज्यूम कर रहा है उससे उसे सबसे ज्यादा या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूं तो प्रोड्यूसर का मेन एम क्या है, प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है एक इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और जब एक इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बोला जाता था 1930 से पहले। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके, यानी कि इकोनॉमी ऐसे होल लेवल पर हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1930 से पहले सिनेरियो कुछ और हुआ करता था, लेकिन 1930 के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा जाने लगा, क्योंकि डिप्रेशन आया और उसकी वजह से जाने लगा कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक को भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइक्रो लेवल पर बात करेंगे तो माइक्रो लेवल पर हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की बात करेंगे, और जब हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स हमेशा क्या चाहेगा बेटा, आप एक इंडिविजुअल, आप हमेशा क्या चाहोगे कि सर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर सकूं, अपने पास सेव कर सकूं। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मैं अपने पास सेव करूंगा उतनी ज्यादा मेरी वेल्थ क्रिएट होगी। तो मोर आई विल सेव मोर माई वेल्थ, यानी कि जितना मैं सेव करूंगा उतनी ज्यादा मेरी वेल्थ होगी। लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो तो क्या होगा बेटा, अगर आप ज्यादा पैसा अपने पास इन्फ्यूज करके रखोगे, अपने पास रखोगे ज्यादा से ज्यादा पैसा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं फ्लो नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर। और जब वो पैसा फ्लो नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं देखा जा सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल के फायदे की बात करेगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे के पूरे कंट्री लेवल की बात करेगा। इसीलिए दोनों सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना जरूरी है। इसीलिए आज की इस क्लास के अंदर, जो कि बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, व्हाई वी स्टडी बेसिकली इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, राइट। और दूसरा जो चीज हमने क्लियर करनी है दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो आपका कहां से ओरिजिनेट हुआ। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से आया बेटा।
कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओक्योस, और सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, नेमिन। एक हमारे पास वर्ड है बेटा ओक्योस और सेकंड वर्ड है हमारे पास नेमिन, राइट। अब ये जो माइक्रो पढ़ते हैं हम लोग, ये इंग्लिश वर्ड है बेटा, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है माइक्रो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं माइक्रो या फिर मैक्रो बात करूं तो ये सारे ब्रिटिश वर्ड है, राइट, इंग्लिश वर्ड्स है। लेकिन इकोनॉमिक्स वर्ड भी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। लेकिन ये आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से, इसका ओरिजिन कहां से है, तो इसका जो मेन सोर्स ऑफ ओरिजिन देखा गया है वो है ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड क्या था बेटा, एक वर्ड है ओक्योस और सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, नेमिन, राइट। अब ये समझेंगे कि ओक्योस और नेमिन का बेसिकली मतलब होता क्या है, ये समझना जरूरी है कि ओक्योस प्लस नेमिन इसका मतलब है क्या। तो आइए थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं ओक्योस की बात करता हूं बेटा, तो ओक्योस का मतलब क्या है, हाउस होल्ड। क्या मतलब है, हाउस होल्ड। और वहीं पर अगर मैं नेमिन की बात करूंगा, वहां पर अगर मैं नेमिन की बात करता हूं बेटा, अगर मैं नेमिन की बात करता हूं तो नेमिन वर्ड का मतलब बेसिकली होता है मैनेजमेंट। नेमिन वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट। और अगर मैं ओक्योनॉमिक्स को, अगर ये ओक्योस और नेमिन को आपस में क्या कर दूं बेटा, जोड़ दूं, तो ये क्या निकल कर आएगा बेटा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट करना, किसकी मैनेजमेंट करना, हाउस होल्ड की। तो यहां पर जो मतलब निकल कर आया बेटा वो क्या निकल कर आता है, इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड की मैनेजमेंट करना। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, मैनेजमेंट वर्ड आप कहां पर पढ़ के आते हैं बताइए, कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप लोगों ने मैनेजमेंट वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन है। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मैनेजमेंट हमेशा एक मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब मैनेजर मैनेजमेंट कैसे करता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट डिसीजंस लेके। तो उसी तरह से बेटा एक इकोनॉमी के अंदर जब भी किसी इंडिविजुअल की बात की जाएगी तो उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ रीजंस रहेंगे बेटा, बात करेंगे वो रीजंस क्या होंगे। अगर वो समस्या खत्म हो जाए तो कभी भी मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा जब भी आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके सामने हमेशा दो समस्या आएगी बेटा। सबसे पहली समस्या ये होगी कि आपके पास एक तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे और उन रिसोर्सेज का हमेशा आपके पास ऑल्टरनेटिव यूज रहने वाला है। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें क्या करनी पड़ेगी, हमेशा हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बेसिक सा एक एग्जाम्पल देता हूं, अपने आप को सपोज करो आप इस दुनिया के, इस पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है, राइट, सारी की सारी वेल्थ आपके पास है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सारे के सारे रिसोर्सेज को तब भी परचेज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप हमेशा क्या करेंगे, यानी कि किसी ना किसी रिसोर्स को लेने के लिए आपको किसी ना किसी रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप हमेशा दूसरे रिसोर्स को क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ आपका जो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये पढ़ा जाता है जो आपको ये सिखाता है कि भाई हमें किस तरह से कौन से ऑप्शन को हमारे लिए सबसे बेहतरीन बनाना है और सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, और उस रिसोर्स में उस जगह पर मैं क्या करूं, उस चीज को इन्वेस्ट करूं, ताकि अब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से यानी कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके, और अगर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। वहीं पर अगर मैं पूरे की पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करवा पाना, राइट। उस पर्सपेक्टिव से आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे किसका, रिसोर्सेज का। तो उसी पर्सपेक्टिव के साथ पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो समझी जाती है। एक बात और समझना, ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास हमेशा दो कंडीशंस होगी बेटा, ध्यान से समझ लो, ये हमेशा रहने वाली है। अगर ये समस्या नहीं होगी तो कभी भी हमें इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये चीजें नहीं होती तो कभी भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन के तौर पर कभी भी नहीं पढ़ा जाता। समस्या हुई इसीलिए बेटा इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट निकल कर आया, और इस सब्जेक्ट के निकलने की वजह से कहीं ना कहीं हमें भी समझना पड़ा कि भाई इस सब्जेक्ट को आगे किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले यहां पर क्या बोलता है, सबसे पहली बात, अगर इकोनॉमिक्स आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि हम
क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स की क्या है बेटा, हमेशा ह्यूमन बींग्स ऑलवेज हैव अनलिमिटेड वांट्स। उनकी वांट्स कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे, वो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे, हमेशा बेटा स्कार्स होंगे। देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी ना हो, रिसोर्सेज हमारे पास अबंडेंस में हो, हमारे पास ग्लट हो, हमारे पास प्लेथोरा हो रिसोर्सेज का, तो हमारे पास कभी भी दिक्कत नहीं आएगी रिसोर्सेज को मैनेज करने की। तो हमारी जो वांट्स है बेटा, वो वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा, स्कार्स हैं। सेकंड बात, ये जो रिसोर्सेज है स्कार्स तो है, लेकिन सेकंड बात, सेकंड पॉइंट इसके अंदर एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सारे रिसोर्सेज का हमेशा क्या है बेटा, एक अल्टरनेटिव यूज है। दिस रिसोर्सेज ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव यूज, राइट। इनका हमेशा क्या रहेगा, अल्टरनेटिव यूज रहेगा। आइए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सर आप क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा और समझिएगा जरा डिटेल में। देखिए मान लेते हैं बेटा, एक हमारे पास पर्सन है, हमारे पास एक पर्सन है, इन पर्सन का नाम है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। और मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स का आज क्या है बेटा, मान लिया हमने कि मिस्टर एक्स हैज हिज बर्थडे टुडे। आज मिस्टर एक्स का बर्थडे है, और आज मिस्टर एक्स का बर्थडे है, तो ये मान लो बेटा, ये मिस्टर एक्स के पिताजी हैं, इनका नाम है मिस्टर वाई। आज क्योंकि मिस्टर एक्स का बर्थडे है, मिस्टर वाई ने, जो कि क्या है बेटा, मिस्टर एक्स के फादर है, तो मिस्टर एक्स को क्या बोला कि सर आज आपका बर्थडे है, मैं आपको 1000 रुपीज गिफ्ट में देता हूं। 1000 रुपीज इन्होंने क्या करे, गिफ्ट में दिए। जब इन्होंने, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 1000 रुपीज दिए, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए बेटा, हमारे बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भाई आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्या करूंगा, पार्टी करूंगा। लेकिन मिस्टर एक्स ने एक चीज सोची, मिस्टर एक्स क्योंकि एक स्टूडेंट भी थे, उन्हें मूवी देखना भी बहुत अच्छा लगता था, उन्हें किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बर्गर खाना भी बहुत अच्छा लगता था, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि भाई वो अपने पैसे को कहां पर खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि भाई अब 1000 रुपीज तो मुझे आज मिल गए, लेकिन मुझे इस 1000 रुपए को अपने दोस्तों को पार्टी भी देनी पड़ेगी, राइट। अब मिस्टर एक्स के पास ये जो 1000 रुपीज आए हैं, ये मिस्टर एक्स के पास क्या है बेटा, लिमिटेड है। क्या है बेटा, ये मिस्टर एक्स के पास लिमिटेड है। लेकिन मिस्टर एक्स के पास ये जो 1000 रुपीज है, ये लिमिटेड है, लेकिन इनके यूज उनके पास बहुत सारे हैं कि ये कहां कहां इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो जैसे कि अब इनका बर्थडे है, तो हो सकता है बेटा ये क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे सकते हैं। हो सकता है ये चाहे तो इस 1000 रुपए में अपने दोस्तों को ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये चाहे तो अपने लिए बुक्स ले सकते हैं, अगर ये चाहे तो अपने लिए बेटा शॉपिंग कर सकते हैं, अगर ये चाहे बेटा, अगर ये चाहे तो ये अपनी फैमिली के लिए बेटा, राइट, फैमिली के लिए कुछ सरप्राइज दे सकते हैं कि आज बर्थडे है। और इसी तरह से बेटा इनके पास एक्स वाई जी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर ये अपने 1000 रुपीज को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या सिर्फ और सिर्फ एक है, और यही समस्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर। और वो समस्या क्या है, ये जो 1000 रुपए है, ये जो 1000 रुपए है किसके पास, मिस्टर एक्स के पास, ये क्या है बेटा, लिमिटेड है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो 1000 रुपए मिस्टर एक्स के पास है, ये कैसे है, लिमिटेड है। और जब ये 1000 रुपीज लिमिटेड है, तो अब इनके सामने इतने सारे ऑप्शन है कि कहां पर ये 1000 रुपए को इन्वेस्ट करें, कहां पर इस 1000 रुपए को लगाएं, ये इतने सारे ऑप्शन है। तो मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, अगर मिस्टर एक्स सारे के सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर पार्टी में खर्च कर देगा, अगर वो सारे के सारे पैसे यहां पर खर्च कर देगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में ये पैसा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेस क्या है, सीमित है। लेकिन अगर मान लो मिस्टर एक्स बुक्स को चूज करता है, तो ना वो फ्रेंड्स को पार्टी दे पाएगा, ना वो शॉपिंग कर पाएगा, ना वो अपने घर वालों को सरप्राइज दे पाएगा।
तो मिस्टर एक्स चाहे तो कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे सेट कर सकता है कि कुछ पैसा वो क्या कर सकता है, अपने दोस्तों के लिए दे सकता है ट्रीट के फॉर्म में, कुछ की वो किताबें ले सकता है, कुछ के लिए वो बेटा शॉपिंग कर सकता है, कुछ के लिए वो अपने घर वालों के लिए सरप्राइज दे सकता है, और कुछ पैसों से और भी एक्टिविटीज कर सकता है। लेकिन अगर वो मान लो बेटा 1,000 रुपए यहां पे खर्च करता तो अपने दोस्तों को ज्यादा खुश कर पाता, उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते उससे कि मेरे दोस्त ने आज मुझे ट्रीट दी और बहुत अच्छी ट्रीट दी, राइट। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या हो गई बेटा, सारी की सारी चीजें क्या हो गई, बाइफरकेट हो गई। तो अब मिस्टर एक्स को क्या सोचना है, मिस्टर एक्स हमेशा ये सोचेगा कि भाई मैं कैसे इस 1,000 रुपए को खर्च करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सकूं। अब इस सेटिस्फेक्शन वर्ड का मतलब ध्यान से समझना, और ये सेटिस्फेक्शन वर्ड सबके लिए अलग अलग है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि जब लास्ट में, यानी कि जब मिस्टर एक्स अपने 1,000 रुपए खर्च करके जाए तो मिस्टर एक्स ये बोले कि भाई मैंने इस 1,000 रुपए को खर्च किया और इस 1,000 रुपए से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी जो मैं बेस्ट कर सकता था, जो मैं बेस्ट कर सकता था अपने बर्थडे के दिन, वो मैंने किया और मैं रियली सेटिस्फाइड हूं अपने लिए गए ऑप्शंस के द्वारा। ये है सेटिस्फेक्शन। हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा इकोनॉमिक्स, तो समस्या हमेशा रहेगी क्या, कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पर भी होंगे, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास कहां पर होते हैं बेटा, कंट्री लेवल पर भी होते हैं। और जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पर हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, उसके लेवल पर है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब वो पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर वो रिसोर्सेज का अभाव रहेगा और वहां पर हमें रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग कहां पर, मैक्रो लेवल पर। आइए तो जल्दी से एक बार देखने की कोशिश करते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, और ये सारी चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिएगा बच्चे, यहां तक हम लोगों ने समझा कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड ओक्योस और नेमिन्स से आया है। ओक्योस का मतलब है हाउस होल्ड और नेमिन्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जो वर्ड का पूरे के पूरा मतलब निकल कर आया वो निकल कर आता है बेटा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड से, ओक्योस से, जिसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड, और नेमिन जिसका मतलब है मैनेजमेंट है। यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स इंग्लिश वर्ड है जो बताता है कि हमें किस तरह से मैनेजमेंट करनी है हाउस होल्ड की। इनिशियली अगर मैं बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था 1930 से पहले। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 1930 से पहले मैक्रो नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझिएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाई। क्या बोला मैंने, इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। एक ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, किसका बेटा, नॉलेज का, इन विच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीड, जहां पर हम ह्यूमन बीइंग्स की गतिविधियों को, एक्टिविटीज को क्या करते हैं, समझते हैं। जो बेसिकली वो अंडरटेक करता है, वो इसलिए वो एक्टिविटियां करता है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्कार्स है। स्कार्स मीन्स है टू सेटिस्फाइड देयर अनलिमिटेड वांट्स। अब ये जो वर्ड मीन्स है और स्कार्स है, इसका मतलब क्या है। देखो ह्यूमन बीइंग्स की इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, हमारी हमेशा इच्छाएं क्या होती है बेटा, बढ़ती रहती है, राइट। आज मैं साइकिल पे चल रहा हूं तो मैं कल सोचूंगा कि काश मैं एक बाइक ले लेता। आज मैं बाइक लेके आ जाऊं तो मैं सोचूंगा काश मैं एक गाड़ी परचेस कर लूं। अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं तो मैं सोचूंगा और भी अच्छी गाड़ी परचेस करूं, और भी अच्छी गाड़ी लेके आया तो सोचूंगा अब हेलीकॉप्टर परचेस कर लेता हूं, हेलीकॉप्टर परचेस कर लेता हूं तो फिर सोचूंगा बेटा कि एक राइट और बड़ा हेलीकॉप्टर परचेस, एरोप्लेन परचेस कर लूं। तो कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो अनलिमिटेड होती हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास मीन्स है वो कैसे हैं बेटा, स्कार्स हैं। ध्यान से समझना, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्कार्स और एक मीन्स। अगर मैं मीन्स की बात करता हूं बेटा तो मीन्स का बेसिक मतलब
इतना सा है कि आपकी वेल्थ, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो संपत्ति है, राइट, उसकी क्या है, स्कार्सिटी है। और स्कार्सिटी मतलब क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी, कमी है, आपके पास अभाव है, कमी है, किसकी बेटा, रिसोर्सेज की, राइट, वेल्थ की, ठीक है। लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो देखिएगा यहां पर स्कार्सिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। इफ आई टॉक अबाउट स्कार्सिटी, अगर मैं स्कार्सिटी की बात करूं आप लोगों के सामने, तो स्कार्सिटी बेसिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, यानी कि व्हाट यू हैव का मतलब क्या है कि जो आपके पास है, इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव, यानी कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये हो, राइट, मेरी इच्छा है मेरे पास 50 करोड़ रुपए हो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट, जो मैं चाहता हूं और जो मेरे पास है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो स्कार्सिटी है। सिंपल सी सेंस में इतना समझ लो कि आपकी जेब में इस टाइम पर कितने पैसे हैं और आप कितने पैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर चाहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मेरी जेब में अभी 500 रुपए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टाइम पर मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो, तो इनके बीच का जो गैप है बेटा वो क्या है, स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास जो चीजें हैं से जो चीजें हमारे पास नहीं है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो स्कार्सिटी है। आगे क्या कहता है बेटा, एक्विजिशन ऑफ गुड्स रिक्वायर सम सैक्रिफाइसेस, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हम सारी चीजें तो परचेज नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं उसके बीच में डिफरेंस है सर। तो जब डिफरेंस है तो हम वो परचेज नहीं कर सकते जो हमारी डिफरेंस से बाहर है। यानी कि अगर मेरी जेब में 500 रुपए है तो मैं वो चीज नहीं परचेज कर सकता जो 1000 रुपए की है। मैं 500 रुपए की लिमिट के अंदर जो भी चीजें रहेगी मैं उन्हें परचेज कर सकता हूं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कि भाई अगर मान लो बेटा जेब में 1000 रुपए हैं और चाहता हूं एक आईफोन खरीदना, नहीं खरीद सकता क्योंकि स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, छोड़ना पड़ेगा, अभाव है, छोड़ने पड़ेंगे वो रिसोर्सेज, राइट। वहीं पर मैं बात करता हूं मीन्स की, तो मीन्स का मतलब है वेल्थ टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स। इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, राइट, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब एक बात और समझिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप लोग सेशन को लाइक कर रहे हैं तो जरूर आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे भी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूटी या फिर किसी भी एग्जाम की, वह जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये चीज हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहे कि हम और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहें, ताकि आपको बेहतर तरीके से एडुकेट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट देखने की कोशिश करिएगा बेटा। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, देखिए यहां पर 3 चीजें लिखी है बेटा, 3 वर्ड लिखे हैं और ये तीनों वर्ड्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझने हैं। एक बेटा हाउस होल्ड आया, एक हमारे पास प्रोड्यूसर आया और एक हमारे पास इकोनॉमी आई। अगर मैं कभी भी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात करूंगा तो हाउस होल्ड के अंदर जनरली किसकी बात होती है बेटा, हाउस होल्ड के अंदर जनरली बात होती है कंज्यूमर्स की। किसकी बात करता है, कंज्यूमर्स की बात करता है, क्योंकि कंज्यूमर ही तो बेटा घर के अंदर कौन है बेटा, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर्स की बात होगी। तो अगर मैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा या फिर मैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा, इसको कुछ इस तरह से याद करो। मान लो बेटा मैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हूं, मेरा राइट हैंड जो है बेटा वो कंज्यूमर है और लेफ्ट हैंड जो है बेटा वो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। तो जब मैं राइट और लेफ्ट हैंड के बारे में बात करूंगा तो मैं हमेशा बात करूंगा किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा बात की जाती है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा जाता है हमेशा या तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से या तो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये दोनों चीजें चलेगी किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब मैं पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर बात करता हूं तो ये चीज समझी जाती है बेटा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर समझी जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर समझी जाती है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब कंज्यूमर क्या चाहता है, ध्यान से समझो। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि भाई जो भी उसकी सेटिस्फेक्शन है, राइट, वो सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल तक
पहुंच सके किसी भी चीज को अगर वो कंज्यूम कर रहा है। यानी कि अगर मान लो बेटा मैं किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं, तो उस चीज को कंज्यूम करने के बाद मैं बोलूं अल्टीमेटली कि यार इस चीज को कंज्यूम करके मजा आ गया, या फिर मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम किया। तो कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा बेटा, सोचो, खुद सोचो, अगर आप प्रोड्यूसर हो, आप गुड्स बनाते हो, आप सर्विसेज देते हो, तो आप क्या चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को बेचूं जहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रोड्यूसर हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहेगा प्रॉफिट को। प्रोड्यूसर का मेन एम होगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। वहीं पर कंज्यूमर का जो मेन एम होगा वो अपने आप को सेटिस्फाई करने का होगा। वहीं पर अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर बात करता हूं, तो कंट्री लेवल के अंदर जो बात की जाती है वो बात की जाती है किसकी, सारे के सारे लोगों की, राइट। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्लूडेड। और जब मैं सब सारे के सारे पर्संस को इंक्लूड करूंगा बेटा, तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि सारे के सारे लोग क्या रहे, खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो होता है बेटा मैक्सिमाइज करना, सोशल वेलफेयर, समाज का भला करना, राइट। अब कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला किया जा सकता है, उसको समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर हमेशा क्या करता है बेटा, मैंने बात करी थी आपके सामने, कंज्यूमर हमेशा करता है डिमांड, प्रोड्यूसर हमेशा क्या करता है बेटा, सप्लाई। इसलिए बेटा यहां पर बात की जाती है डिमांड और सप्लाई की, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो यहां पर कभी भी अकेले बात नहीं की जाएगी, यहां पर बात की जाएगी बेटा एग्रीगेट डिमांड, यहां पर बात की जाती है बेटा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात होती है यहां पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नाउ निचोड़ समझते हैं, पूरी की पूरी जो चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उसका निचोड़ समझेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, आइए, तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जो कंसर्न है किसके साथ, कि किस तरह से हम अपने स्कार्स मींस को राइट एलोकेट करें, राइट, इस तरह से हम अपने स्कार्स मींस को एलोकेट करें कि जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, और जो सोसाइटी है वो उसका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है सर, एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली कंसर्न है किसके साथ, कि किस तरह से जो हमारे स्कार्स मींस है, जो हमारे पास जो हमारी स्कार्स वेल्थ है, उसको हम किस तरह से अलाइंड करें, उसको किस तरह से यूज करें। कंज्यूमर अगर सोचेगा तो कंज्यूमर चाहेगा कि मैं किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो वो चाहेगा कि मैं किस तरह से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकूं, और वहीं पर अगर सोसाइटी की बात की जाएगी तो सोसाइटी चाहेगी कि किस तरह से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जिसके आंसर आप लोगों ने करने हैं, और ये सारे के सारे आंसर्स आप लोग करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, मुझे उससे पता चलेगा। देखिए समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई फ्यू स्टेटमेंट्स एंड आंसर वेदर गिवन गुड्स आर स्कार्स और नॉट। यानी कि ये जो ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कि ये जो स्टेटमेंटें हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि यहां पर रिसोर्सेस स्कार्स है या नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट है 2 सीट्स लेफ्ट एट द डायमंड प्राइस फॉर द मोस्ट अवेटेड मूवी शो। एक मूवी शो है उसके अंदर डायमंड राइट सीट्स हैं, 2 सीटें बची है डायमंड प्लेस की या फिर डायमंड सीट की, तो ये बताइएगा कि ये स्कार सिटी है या नहीं है। देन लास्ट डे टू बाय द मोस्ट सोट आफ्टर डिजाइनर गाउन, एक डिजाइनर गाउन है
उसको खरीदने की लास्ट डेज बचे हैं, ये स्कार्सिटी में आएगा या नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेस लाइक गोल्ड, ऑयल, सिल्वर एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, क्या इनकी भी स्कार्सिटी होगी, क्या ये भी इस डेफिनेशन के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। और लास्ट आपके पास है ₹500 एंड 1000 नोट्स आफ्टर देयर डिमोनेटाइजेशन। अब 500 और 1000 रुपीस नोट्स राइट डिमोनेटाइजेशन के बाद अब क्या वो स्कार्सिटी में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वो स्कार्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर ये जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी एसेंस समझते हैं। एसेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, राइट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। सबसे पहली बात क्या है जो मैंने आपको बताई कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, वो कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है सर, क्योंकि अगर हम आज कुछ चाह रहे हैं तो हम कल को उससे बेहतरीन चाहेंगे अपने लिए। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स, जरूरत की एसेंस क्या है इसकी, कि हमारे पास ह्यूमन वांट्स की जो नीड्स है वो क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, राइट। लेकिन उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। सेकंड क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज। सेकंड पॉइंट क्या है, अब समस्या यह है मीन्स जो है वो लिमिटेड है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, राइट। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की कि किस तरह से हमारे पास जो ये लिमिटेड वांट्स, जो हमारे पास लिमिटेड वेल्थ है, इस वेल्थ को हम यूटिलाइज करें, राइट, ताकि मैं प्रॉपर एलोकेशन कर सकूं किसका, रिसोर्सेस का, ऑल्टरनेटिव यूज का। क्यों, क्योंकि सर याद करो कंज्यूमर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन करवाना, प्रोड्यूसर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और इकोनॉमी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर। और थर्ड बात करेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी किसकी वजह से बेटा, क्योंकि स्कार्सिटी है और चॉइस का कॉन्सेप्ट है। देन बात करते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, the problem of choice or the problem of allocation of scarce resources to their alternative use। तो जो हमारे पास alternative use है उन alternative use के लिए हम यूज करेंगे, यानी कि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्यों सर, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके सेटिस्फेक्शन को कंज्यूमर का, मैक्सिमाइज किया जा सके प्रॉफिट प्रोड्यूसर का, और मैक्सिमाइजेशन किया जा सके किसका, वेलफेयर सोसाइटी का इकोनॉमी के अंदर। इस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स की एसेंस का, लेकिन अब समझिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो अलग सब्जेक्ट हैं, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे से तर्क रखते हैं, मिलते जुलते हैं, राइट, लेकिन ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अलग अलग है। तो आइए थोड़ा सा समझिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिनेशन कि ये जो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहां से आया है। द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर। तो मैंने आपको बताया जो ये माइक्रो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है बेटा। क्या वर्ड है, माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल। क्यों, छोटे लेवल में ही तो कर रहे हैं बेटा मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर ही बात हो रही है। तो ये जो वर्ड है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। वहीं पर बेटा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो वर्ड मैक्रो है वो डिराइव्ड हुआ है, ये भी वर्ड कहां से बेटा, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, मैक्रोस है, और जिसका मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज। क्या होता है, लार्ज। तो याद रखिएगा माइक्रो मतलब हुआ स्मॉल, मैक्रो मतलब हुआ बेटा लार्ज। अब नाउ समझिएगा मतलब क्या है, स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी जाएगी
किसकी, एक इकोनॉमिक यूनिट की, एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़नी है। जैसे कि शुगर डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की शुगर डिमांड क्या है, स्मॉल ग्रुप्स की शुगर डिमांड क्या है, स्मॉल हाउसहोल्ड्स की शुगर डिमांड क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज होल, यानी कि सबको कंबाइन कर दो, सबको जोड़ दो, राइट तो होल लेवल पर समझेंगे। तो यहां पर बात होगी एग्रीगेट डिमांड की, यहां पर बात हो रही है बेटा इंडिविजुअल डिमांड की, यहां पर बात हो रही है एग्रीगेट डिमांड की, सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज के लिए एक इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं जैसे यहां पर शुगर की बात करता हूं तो यहां पर शुगर की बात इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल ग्रुप के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन यहां पर अगर मैं शुगर की बात करूं तो यहां पर मैं एग्रीगेट शुगर की बात करूंगा, तब वो पूरी की पूरी शुगर की डिमांड पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर बात करेगा। देन एम्बिट, एम्बिट का मतलब दायरा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कहीं ना कहीं छोटा है, क्यों, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पर बात करता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा, मैक्रो लेवल का, तो इसका जो दायरा होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, वाइडर पर्सपेक्टिव होगा, वाइडर रीच होगी। तो देखिएगा स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, तो यहां पर डिमांड थ्योरी पढ़ी जाती है, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी जाती है और प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, लेकिन कहां पर किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पर। डिमांड थ्योरी किसके रिलेटेड होगी, कंज्यूमर से रिलेटेड, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। यहां पर हम बात करते हैं किसकी, नेशनल इनकम की, पूरे के पूरे राष्ट्र की इनकम की बात की जाती है। यहां पर टोटल इंप्लॉयमेंट की बात होगी, जनरल प्राइस लेवल की बात यहां पर की जाती है, यानी कि पूरे के पूरे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से चीजों को यहां पर समझा जाता है। अब आइए बेटा थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। तो हमारे पास ये एग्जाम में कई बार आपसे 11th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास बाइफरिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट माइक्रो और मैक्रो को हम बहुत सारे बेसिस पर क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले मीनिंग अभी कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो यहां पर देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। किसकी बात करेगा, हमेशा इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये इकोनॉमिक्स थ्योरी है जो स्टडी करता है बिहेवियर किसका बेटा, एग्रीगेट्स का। यहां पर कर दीजिएगा मैक्रो, किसकी बात करेगा बेटा, ये एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर बात करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्राइस के बारे में, प्राइस निकलेगा। और प्राइस कैसे निकलता है आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आप लोग पढ़ेंगे, जहां पर आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। अब एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये प्राइस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका अदर नेम जो है बेटा वो क्या है, प्राइस थ्योरी है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, प्राइस थ्योरी इसका दूसरा नाम है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसका जो मेन एम है वो है डिटरमाइन करना क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों, पूरे की पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो सारी की सारी कंट्री की इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी। कहां पर, इकोनॉमी लेवल पर। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी लेवल पर किसकी बात करेगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहां पर क्या पढ़ी जाएगी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ी जाएगी। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करूं, राइट तो इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड, यहां पर जो एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेट करना, जोड़ना, वहां पर क्या होगा, लिमिटेड डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि भाई एक इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहे हैं, और जब एक इंडिविजुअल लेवल पर एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात हो रही है तो वहां पर एग्रीगेशन बहुत कम हो पाएगा, लेकिन यहां पर सबको जोड़ना है तो एग्रीगेशन बड़े लेवल पर होगा। तो इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहां पर देखिएगा फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। एक पर्टिकुलर मार्केट में जो इंडिविजुअल अलग अलग बायर्स है उनको जोड़ दिया। अब लेकिन यहां पर बात करेंगे, यहां पर एंटायर इकोनॉमी का एग्रीगेशन होगा, पूरी की पूरी मार्केट्स, जितने भी मार्केट है उस मार्केट के अंदर जितने भी बायर हैं पूरे ऑल ओवर द कंट्री, उन सबको जोड़कर एग्रीगेशन देखा जाएगा। बेसिक एजम्पशन क्या मानते हैं हम लोग यहां पर इट अज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट।
इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एटसेट्रा आर कांस्टेंट। यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग जानेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, इस तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा चलते हैं। बाकी सारी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट में रहती है। ये मानते हैं हम कि इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, कांस्टेंट है। वहीं पर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़नी है, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने समझना है, तो यहां पर यह अज्यूम किया जाता है मैक्रो लेवल पर कि सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर। लाइक डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, प्राइसेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट एटसेट्रा आर कांस्टेंट, राइट। यहां पर ये चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां पर इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बात की जाएगी, यहां पर नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर बात हो रही है। आई होप यहीं के इसी के साथ आप लोगों का जो टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, जो आपको समझाना था आज, वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ, अगली वीडियो में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और आप भी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहे ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहे। थैंक यू।